Hello, little champions. I hope you all are wonderful and safe and looking forward to the D-Day. यानी आपका जो अगला सेशन चालू होने वाला है उस दिन का एकदम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो एंड मैं आपका वो जो है इंतज़ार बहुत ही जल्दी ख़त्म कराने वाला हूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स. So first of all, I welcome you all to the most trusted name in the education field, and that is the Konare Coaching Classes. Boys and girls, जैसा कि आप सब जानते हो, इस स्टेज में आप लाइफ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव पे आए हो, यानी कि 10वीं खत्म हो चुकी है. नाउ वी ऑल आर एंटरिंग इनटू अ न्यू स्टेज ऑफ योर लाइफ जहां पे आपका 11th एंड 12th का पार्ट चालू हो जाएगा एंड दिस फेज विल डिसाइड मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर फ्यूचर लाइफ. सो इसके लिए ये वाला फेज जो बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जैसा कि आप सब जानते हैं, कोनारे कोचिंग क्लासेस ये जो नाम है, दिस नेम इज नोन टू पीपल फॉर लास्ट मोर देन 20 ईयर्स, जहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट्स का, हज़ारों स्टूडेंट्स का मेडिकल यानी नीट के एंड इंजीनियरिंग यानी IIT JEE मेन एंड एडवांस के प्रिपरेशन के लिए तैयारी करवा के लिए हम लोगों ने एंड हर देश के हर कोने कोने में टॉप से टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट में एंड टॉप से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों ने पढ़ाई की है. सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनका एंड बहुत ही बड़े बड़े पोजीशंस पे आज वो इंडिया में, बाहर देशों में काम कर रहे हैं. तो वो भी इस पड़ाव से जा चुके थे. बस उसी तरीके से अब आप लोग उस पड़ाव में एंटर कर चुके हो. आज इस वीडियो के थ्रू हम थोड़ी सी कुछ इंट्रोडक्टरी बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके आगे के लाइफ के डिसीजंस के लिए. एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल फ्रॉम दी केमिस्ट्री, जिसमें आपको एकदम ज़बरदस्त मज़ा आएगा बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आ जाएगा. तो बेटा आप लोग अभी 11th-12th के लिए generally on a large scale most of you have decided that you have set a goal कि हाँ भैया मुझे मेडिकल की तैयारी करवानी है एंड मुझे जो है इंजीनियरिंग के लिए, अब हो सकता है कुछ लोगों का गोल हो कि हाँ मुझे CET करना है, कुछ लोगों का गोल हो कि हाँ नहीं भैया मुझे इंजीनियरिंग में IIT के लिए JEE मेन एंड एडवांस करना है. ठीक है, तो ये जो आपके लाइफ का पड़ाव है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब ये जो दो गोल आप लोगों ने सेट किए हैं, इन दोनों गोल की राह जो है वो बेटा आसान नहीं है, ये राह काफ़ी मुश्किल है. लेकिन आपकी ये जो मुश्किल राह है इसको आसान करने के लिए कोई ना कोई एक सही तरीके का मेंटोर, एक सही गाइड आपके साथ में होना चाहिए. एंड वो सही मेंटोर जो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने काम के बारे में, एंड वो मेंटोर है अपना कोनारे कोचिंग क्लासेस. आपका सपना पूरा करने के लिए आपके हर स्टेज में आपके साथ में रहेगा, हर मुमकिन कोशिश करेगा, आउट ऑफ द वे जाके आपका सपना पूरा करने के लिए ये इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प करेगा. बच्चों, जो मंजिल आप लोगों ने चुनी है बस वैसी ही मंजिल आपके कुछ सीनियर्स ने चुनी थी. वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा बेटा, एक लास्ट ईयर का रिजल्ट जो है प्ले किया गया था. सो वो जो लास्ट ईयर की जो बैच थी यानी आपके जो सीनियर्स थे, उनकी मंजिल वही थी जो आप लोगों की मंजिल है, लेकिन उनकी राह ज़रा थोड़ी स्पेशल है वो बैच, क्योंकि उनकी राह आपसे भी थोड़ी ज़्यादा मुश्किल थी, या फिर आई वुड से उनकी राह एक कॉमन लोगों के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल थी. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो बैच है 2020 की नीट एंड JEE की जो बैच थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि वो कोविड के लॉकडाउन से अफेक्ट हुई वाली पहली बैच थी. ऑल ऑफ अ सडन मार्च में लॉकडाउन अनाउंस हुआ. तकरीबन उस बैच के लिए 7 से 8 महीने तक वो लॉकडाउन चला, लेकिन उस लॉकडाउन से बेटा किसी ने भी हार नहीं मानी, किसी ने भी हार नहीं मानी. फिर वो बच्चे हो चाहे इंस्टीट्यूट हो,
हम सब लोगों ने उस लॉकडाउन के दरमियान 9 महीने तक निरंतर प्रयास करते रहे एंड फाइनली तब जाकर के एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया। तभी तो मैं हमेशा कहता हूं, ये जो सक्सेस मिला उन सीनियर्स को ऐसे ही मिला क्या? नहीं, एक बहुत बड़ा प्रयास था उसके पीछे, बहुत बड़ा हार्ड वर्क था, ज़बरदस्त तरीके की प्लानिंग थी स्टूडेंट्स की एंड इंस्टीट्यूट की। बेटा इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ज़रूरी है ये। तभी तो मैं कहता हूँ, द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क इज द डिक्शनरी। अदरवाइज हर जगह पे सक्सेसफुल होने के लिए हमको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। Now, in our life, each one of us wants to be successful. अब ये सक्सेस क्या होता है? तो सक्सेसफुल बनने के लिए आप में हर कोई एक गोल सेट करता है एंड उस गोल को पाने के लिए हम एक प्लान भी करते हैं। लेकिन बेटा उस गोल को पाने के लिए जो प्लान किया है, अगर उसको सही तरीके से सही टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट नहीं किया जाए तो फिर वो गोल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सक्सेस क्या होता है? सक्सेस इज नथिंग बट achieving the set goal with a proper plan in a stipulated time frame, उसी को बोला जाता है सक्सेस। अदरवाइज बस हाँ गोल कर लिया, चल रहा है 5-5, 6-6 साल तक, उसमें मज़ा नहीं है, उसमें मज़ा नहीं है। सो सक्सेस इज नथिंग बट अचीविंग अ सेट गोल विद अ प्रॉपर प्लान इन सेट और इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, उसको बोला जाता है सक्सेस। एंड ये सक्सेस पाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है, जो आप लोगों को भी करनी है। जब ये जो बैच थी 2020 की बैच बेटा, जब इन्होंने पूरा 9 महीने का प्रयास किया एंड आखिरी में जब हमने देखा तो इस कोविड के लॉकडाउन के दरमियान में इतना जानदार रिजल्ट आया। मतलब कई सारे बच्चों ने, सैकड़ों हजारों बच्चों ने 600 का आंकड़ा क्रॉस किया, है ना। एंड यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी बच्चों ने। आप सब लोग कोणार्क कोचिंग क्लासेस के रिजल्ट्स के बारे में तो पहले से जानते हो, सुना है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में हल्का सा स्लाइड भी लगाया था मैंने। वी आर नोन फॉर आवर रिजल्ट्स, मतलब हम बच्चों से मेहनत करवा के लेने के लिए जाने जाते हैं। फिर चाहे वो साधारण सा ही बच्चा क्यों ना, उस साधारण से बच्चे को असाधारण बनाने का काम कोणार्क कोचिंग क्लासेस करता है, क्योंकि वी बिलीव इन प्योर एजुकेशन। सिर्फ आपको एक बढ़िया तरीके का कंटेंट एकदम सिंप्लीफाइड वे में दे करके आपका सपना पूरा करना, बस यही कोशिश होती है बच्चों, बस यही कोशिश होते है। तो ये जो सक्सेस मिलता है, ये सक्सेस आसान नहीं है। जब हम सक्सेसफुल होने के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तब हमको रियलाइज होता है कि ये जो सक्सेस है ना, सक्सेस इज सीम्स टू बी कनेक्टेड विथ योर एक्शंस। ये ऐसे ओवरनाइट नहीं आता। सो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो सक्सेस है, सक्सेस इज सीम्स टू बी कनेक्टेड विथ योर एक्शंस। एंड ऑल दिस सक्सेसफुल पीपल, दे नेवर क्विट, they make mistakes and finally they become successful. They make mistake but they never quit. तो हमेशा याद रखना, सक्सेसफुल होने के लिए हमारी आज की एक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की एक्टिविटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोगों ने जो राह चुनी है वो राह आसान नहीं है। उस राह को, उस मंजिल को पाने के लिए हमको सही तरीके का कंटेंट मिलना चाहिए, सही तरीके का गाइडेंस मिलना चाहिए, सही तरीके का मेंटर आपके पास होना चाहिए। तब जाकर के सब चीज़ें एक साथ इकट्ठा होती है एंड तब जाकर के बेटा अपना रिजल्ट आता है एंड वी कैन सी दैट यस आई हैव बिकम सक्सेसफुल। तब जाके आप अपनी सीट एक टॉप से टॉप इंस्टीट्यूट में रिजर्व करते हो। ये जो आपने मंजिल डिसाइड किया, जिस राह पे जाने का आपने डिसाइड किया, वो राह कोई डेमो लेक्चर वगैरह देख करके नहीं मिलती बेटा। हालांकि मुझे इस पे कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है, बट ये मेरा कर्तव्य है ना। दिस इज माय ड्यूटी, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अलर्ट यू ऑल यंग माइंड्स। ये जो ब्राइट माइंड्स हो, आप आगे चल के देश के पिलर्स बनने वाले, तो आपको सही समय पे सही राह दिखाना मेरा काम है। सो डेमो लेक्चर्स क्या होते हैं बेटा? डेमो लेक्चर्स में आई लिटरली पर्सनली आई डोंट बिलीव टू मच इन द डेमो लेक्चर्स। क्योंकि डेमो लेक्चर्स में क्या होता है, डेमो लेक्चर्स में मोस्टली आप इस इंस्टीट्यूट का, उस इंस्टीट्यूट का, अलग अलग इंस्टीट्यूट का डेमो लेक्चर देखोगे, जहाँ पे आपको आधे से ज़्यादा टाइम तो बस टीचर हंसाने की कोशिश करेगा, वहाँ पे आपको फील गुड का फैक्टर दिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन बेटा आपने जो मंजिल चुनी है, वो मंजिल रोज़ डेली घंटा लेक्चर में
आधा घंटा हंस के नहीं हासिल होती, वो मंजिल तभी हासिल होती है जब आपको एक सही तरीके का एक सॉलिड कंटेंट मिलेगा आपके सब्जेक्ट का। एंड वो कंटेंट जब तक नहीं मिलेगा, मुझे ये बताओ, क्या आप 6 महीना, साल भर, 2 साल आप बस लेक्चर देख देख के हंस हंस के खुश हो के वो आपकी मंजिल पा सकते हो? नहीं पा सकते हो। सो दैट इज वाई बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वॉट यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट लेक्चर। वो कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो, है ना, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो। आपको हर सब्जेक्ट का कंटेंट मिलना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कंटेंट मिलेगा तभी तो जाके आप पढ़ सकोगे, तभी तो जाके आप टेस्ट सॉल्व कर सकोगे। देखो, मैं हमेशा से बोलता हूँ, ये जो भी हम एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, है ना, ये ओवरऑल एजुकेशन जो है, ओवरऑल एजुकेशन जो है, बस कोई डेमो लेक्चर देख करके हासिल होने वाला रिजल्ट नहीं है। तभी तो जो अपने रेस्पेक्टेड ऑनरेबल लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर थे, वो हमेशा बोलते थे, एजुकेशन एंड एक्सलेंस is not by an accident, it is a continuous process boys and girls। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता है, इट हैज़ टू बी कंटिन्यूस। ऐसा नहीं कि बस एक लेक्चर देखा और हो गया, ऐसा नहीं होता। तभी तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो ओवरऑल एजुकेशन है एंड सक्सेसफुल होने के जो प्रोसेस है, ये लार्जली 3 पिलर्स पे बेस होती है। एंड व्हाट आर दोज 3 पिलर्स? जिसमें से पहला पिलर है इंफॉर्मेशन डिलीवरिंग, जो कि हम टीचर लोग आपको उस पर्टिकुलर क्लास में इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे। तो एक तो हो गया पहला पॉइंट। तो यहाँ पे हर आने वाला टीचर ये कोशिश करेगा कि सबसे टॉप इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो ज़रूरतमंद है वो इंफॉर्मेशन आपको दी जाए। ये नहीं कि मुझे क्या आता है वो नहीं पढ़ाऊँ, आपको आपका रिजल्ट लाने के लिए जो ज़रूरी है वो दिया जाएगा। तो सबसे पहला पिलर है इंफॉर्मेशन डिलीवरी, जो हम सभी फैकल्टीज़ फ्रॉम द कोनारे कोचिंग क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट के सभी फैकल्टीज़ बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। ये मैं आपको 100% से भी ज़्यादा भरोसा दिलाता हूँ, ये हमारा रिजल्ट बोलता है। तो पहला पिलर हो गया इंफॉर्मेशन डिलीवरी। सेकंड पिलर क्या है? सेकंड पिलर है वो, उसमें आता है आपका रोल, जिसमें कि आपको पूरे असाइनमेंट मेकिंग, नोट्स मेकिंग एंड असाइनमेंट सॉल्विंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लो मैंने लेक्चर दिया, लेकिन आपने वो लेक्चर देख के उसके नोट्स ही नहीं बनाए, उसके बेसिस पे मैंने दिए हुए असाइनमेंट अगर आपने सॉल्व ही नहीं किए, तो फिर मतलब नहीं है। इसके लिए पहला जो पिलर मैंने दिया, उसके साथ में आपका दूसरा पिलर जुड़ना चाहिए, जहां पे आपने उस लेक्चर को देख करके बाकायदा प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए, हैंड रिटन नोट्स। प्रिंटेड नोट्स तो मिलेंगे खैर, लेकिन जब हैंड रिटन नोट्स बनोगे, एक अपना ही अलग मज़ा है उसमें। फिर उसके बाद में आता है आपका असाइनमेंट सॉल्विंग, एंड देन इज योर थर्ड पिलर। थर्ड पिलर होता है टेस्टिंग। तो मैंने आपको पढ़ाया, आपने उसको देखा, नोट्स बनाए, मैंने जो असाइनमेंट दिए थे उसको आपने सॉल्व किया, एंड फिर उसके बाद आपके वीकली टेस्ट होंगे, 15 डेज वाले टेस्ट होंगे, जंबो टेस्ट होंगे, कंबाइंड टेस्ट होंगे, पार्ट सिलेबस पे होंगे, होल सिलेबस पे होंगे। तो उस टेस्ट को आप लोगों ने अपीयर करना है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा जो पढ़ा है वो इस खुपड़िया में घुस गया है कि नहीं घुस गया है। एंड अगर फिर कहीं पे गलती हो गई है, तो नेक्स्ट डे जो डाउट सेशन होगा, उस डाउट सेशन में आप लोगों को पार्टिसिपेट करके आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने हैं। तो इन 3 पिलर्स में आपकी पूरे 75% पढ़ाई बढ़िया तरीके से कवर हो जाती है, एंड जो बची हुई 25% है वो पूरे 2 साल के दरमियान एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो डेली बेसिस पे चलती रहेगी। एंड ऐसा करके पूरा अपना 100% हो जाएगा, एंड वी विल क्रैक दैट माइलस्टोन, एंड हम रीच ही कर जाएंगे, वी विल बिकम सक्सेसफुल। तो बॉयज़ एंड गर्ल, इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है, सही समय पे सही डिसीजन लेना है, ना कि बस दिखावे की चीज़ों पे जा करके। So having said that, I once again welcome you all in Konare coaching classes. Please ध्यान रखना हमेशा, education and excellence is not by an accident. It is a continuous process for which you need to have the content जो daily basis पे हम लोगों को करना है. Right guys? So with this, let us start a very very interesting concept of chemistry, जिसमें मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ. अब ध्यान से देखो, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मेरी बॉडी बनी है, ये मेरी बॉडी किसी ना किसी एक केमिकल कंपाउंड से बनी है, किसी ना किसी एलिमेंट से बनी है, ठीक है ना. जिस मोबाइल पे आप देख रहे हो, उस मोबाइल में जो एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा हुआ है,
वो जो चिप है, वो चिप भी तो किसी केमिकल एलिमेंट से ही बना है, किसी केमिकल कंपाउंड से बना है, जिसमें हो सकते हैं हम उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं। तो वो जो सेमीकंडक्टर, वो जो रजिस्टर्स बने, वो किससे बने? वो बेटा आपके केमिस्ट्री के एलिमेंट से ही तो बने हैं। जो खाना आप खाने वाले हो इस लेक्चर को देखने के बाद, या जो खाना आप खा के आए हो इस लेक्चर को देखने के लिए, जो एनर्जी आपकी बॉडी तैयार कर रही है आपके लिए, वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी भी क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, है ना, केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्म में ही तो है। तो ये केमिकल कंपाउंड बने किससे है बेटा? ये केमिकल कंपाउंड बने किससे? सो एवरीथिंग हैज फॉर्म्ड फ्रॉम अ मैटर, है ना, एटम। एंड ये जो एटम किसके होते हैं? ये एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के। किसके एटम्स होते हैं? ये सब एटम्स होते हैं हर अलग अलग एलिमेंट्स के। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स, किधर भी जाओ, हम चारों तरफ केमिस्ट्री से घिरे पड़े हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ केमिस्ट्री का एंड अपने लाइफ का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है दोस्तों। तो ये जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री बनी एलिमेंट से। अब ये जो एलिमेंट्स है, अब 10वीं तक आपने थोड़ा बहुत सीखा है, ठीक है ना, आप लोगों ने, मैंने देखा मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिर थोड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये कुछ चैप्टर पढ़े आप लोगों ने। तो उसको एक बहुत बढ़िया शानदार तरीके से कैसे करके लेना है, वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ इसमें। तो मुझे बताओ, ये जो एलिमेंट्स है, तकरीबन आज की डेट में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। अब ये जो 118 एलिमेंट है, क्या इनको ऐसे ही पढ़ा जा सकता है? नहीं, इनको एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना होगा। डू यू रिमेंबर अ मूवी बाय द नेम गरम मसाला, जिसमें अक्षय कुमार एंड जॉन अब्राहम थे? देखो, तो उसमें शुरुआत में अक्षय कुमार तो एकदम बहुत ही खुश होता है मन ही मन में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार गर्लफ्रेंड। अरे बाप, कितना खुश होता है, बहुत मजा आ रहा होता है उसको। लेकिन जब उसको बाद में धीरे धीरे पता चलता है सब गड़बड़ हो रहे, मतलब वो चारों गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ टकराने के बहुत ज्यादा चांसेस हो रहे होते हैं। इसी का मतलब क्या? प्लान नहीं था उसके पास उन चारों को हैंडल करने का। तो उसी में देखो उसने क्या किया, बाद में धीरे धीरे वो प्लान करता है। वो क्या करता है? प्लान करता है, क्योंकि उसको खुद को भी पता चल जाता है कि भाई इन चारों गर्लफ्रेंड्स को एक साथ हैंडल करना पॉसिबल नहीं है विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी प्लान। तो तब फिर वो क्या करता है? देखता है भैया, जो मेरी गर्लफ्रेंड एयर हॉस्टेस है उसके टाइमिंग्स क्या है, जो डॉक्टर है उसके हॉस्पिटल के टाइमिंग्स क्या है, जो फिल्म एक्ट्रेस है उनके टाइमिंग्स क्या है। तो सबके टाइमिंग्स निकालता है, सबको प्रॉपर तरीके से प्लान करता है। फिर ये कोशिश करता है कि भाई इसके टाइम में दूसरा कोई ना आए, ठीक है ना। जब दूसरा कोई आ रहा हो तो यहाँ से उसी समय पे कोई जा नहीं रहा होगा, उसके पहले ही निकल चुका होगा। इसका मतलब यह है कि एक क्लासिफिकेशन, उसको प्लान करना बहुत ज़रूरी है। बस वही पॉइंट है यहाँ पे, वही पॉइंट है कि ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को बेटा अगर हमको पढ़ना है तो इनको सही ढंग से क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको सही ढंग से क्लासिफाई नहीं करेंगे तो वर्चुअली इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न। तो आज मैं आपको आइडिया दिलाता हूँ कैसे इनको बहुत आसान तरीके से कैसे हम इसको कवर करते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो आज जो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेने वाला हूँ आपके लिए, वो पॉइंट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्योंकि इनको क्लासिफाई किए बगैर डायरेक्टली पढ़ना तो इट इज इम्पॉसिबल। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जरूरत क्यों पड़ी, इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, टोटल आज की डेट में एनसीईआरटी के हिसाब से 118 एलिमेंट जो है अपने पीरियोडिक टेबल में दिए हैं। अब इनको क्लासिफाई करना है तो समय समय पे, अब ये तो नहीं था कि नहीं पहले ही दिन 118 हो गए, ऐसा तो था नहीं ना बेटा। तो धीरे धीरे करके क्या हो गए, होते गए, ये डिस्कवर होते गए, धीरे धीरे करके ये डिस्कवर होते गए, इन्वेंट होते गए। तो इन 118 एलिमेंट का आज की डेट में जो अरेंजमेंट है वो कैसे कैसे बना उसको देखेंगे। तो सबसे पहला दिमाग में सवाल आना चाहिए, भैया ये क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लासिफाई करने की जरूरत इसके लिए पड़ी,
ये जरा ध्यान से देखना, ये हम बोल सकते हैं नीड टू क्लासिफाई। अब क्यों? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, किसके लिए? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स। ठीक, फिर इसके बाद में अब ये तो तय हो गया कि भैया इनको क्लासिफाई क्यों करना है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर समय समय पे अलग अलग क्लासिफिकेशंस आए। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया वो कौन सा क्लासिफिकेशन था? जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया वो था एकदम माइथोलॉजिकल, एकदम से माइथोलॉजिकल था, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रीक क्लासिफिकेशन। क्या था आपका? ग्रीक एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, अभी इस पूरे प्रोसेस के दरमियान कई सारे पेरेंट्स के, कई सारे स्टूडेंट्स के मुझको फ़ोन आए, या दूसरे मेरे कई फैकल्टीज़ को भी फ़ोन आए। बच्चों को हमेशा यही, बच्चों को, पेरेंट्स को हमेशा ये बात खाई जा रही कि सर इस लॉकडाउन के दरमियान कैसे तैयारी करके लोगे आप? डरने की ज़रूरत नहीं बेटा। जैसे मैंने बोला, ये जो 2020 की जो बैच थी, वो तो पहला लॉकडाउन लगा था, लेकिन उसमें भी हम डरे नहीं, हम डटे रहे। उसमें भी हमने पूरे 9 महीने उनके डेली बेसिस पे टेस्ट, उनका सॉल्यूशन, उनका डाउट सेशन, एवरीथिंग कंटिन्यूस बेसिस पे रिवीजन लेक्चर। इवन आज की डेट में जो बैचेस चल रहे हैं उनका डेली बेसिस पे रेगुलर प्रॉपरली प्लान लेक्चर जाते हैं। नेक्स्ट डे पे उनका लाइव जूम पे डाउट सेशन भी चलता है, वीकली टेस्ट है। यहाँ तक कि जो आपके जो सीनियर्स हैं, जो अभी 12th में एंड रिपीटर बैचेस के बच्चे हैं, उनको तो हर एग्जाम का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि बाय चांस अगर कोई स्टूडेंट लाइव जूम सेशन में पार्टिसिपेट नहीं भी कर पाया, डाउट नहीं भी पूछा, तो उसको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू सब डाउट्स उसके क्लियर हो जाते हैं। तो ये आपको किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। रेगुलर लेक्चर, रेगुलर डाउट क्लियरेंस थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, थ्रू टेलीग्राम ग्रुप, थ्रू जूम मीटिंग्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द टेस्ट पेपर। सो डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी, एकदम जानदार तरीके से कर लें। सो ग्रीक क्लासिफिकेशन क्या था? सो ग्रीक लोगों ने बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन रखा था, जो कि माइथोलॉजिकल बेस था, यानी हवा, पानी, जमीन, आग। ये तो कोई क्लासिफिकेशन हो नहीं सकता, ठीक है। सो ग्रीक लोगों ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया था 4। उनका कहना था 4 फंडामेंटल चीजें हैं। एक है आपका अर्थ, ठीक है, फिर उसके बाद है आपका एयर, फिर उसके बाद है आपका वाटर, एंड फिर है आपका आग, ठीक है। ये, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि हमको साइंटिफिक क्लासिफिकेशन चाहिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया वो क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन वैलेंसी। क्या था? बेस्ड ऑन वैलेंसी, ठीक है। अब बेस्ड ऑन वैलेंसी का मतलब क्या है? अब आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा, अगर चलो नहीं भी होगा तो मैं आपको आइडिया देता हूं। समझो ये अपने पास कोई एक पर्टिकुलर मैंने यहां पे एलिमेंट लिया, ठीक है। मान लो ये मैंने यहां पे लिया एक लिथियम। मैंने क्या लिया? लिथियम का एक एटम। अब लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 3। इसका मतलब है लिथियम के इस सेंट्रल न्यूक्लियस में क्या हो जाएंगे? ऐसे 3 प्रोटॉन रहेंगे, ठीक है। अब लिथियम के इस एटम के बाजू में, यानी इस न्यूक्लियस के बाजू में होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जहां पे क्या होता है बेटा? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक हो गया, एंड उसके बाद में एक हो गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद में एक हो गया ये वाला। तो अब ये जो है, अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। अब आप सब लोगों को पता है ये आपका पहला शेल है, जो कि आपका के शेल। फिर ये दूसरा जो है आपका, वो है आपका एल शेल। इस के शेल में होते हैं लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन, एंड चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, जो किस शेल में है? वो है आपके सेकेंड शेल में। अब इस लिथियम के लिए आउटर मोस्ट शेल कौन सा है बेटा? लिथियम के लिए आउटर मोस्ट शेल है आपका ये सेकेंड।
तो इस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जनरली उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ये जो वैलेंसी है, अब जनरल क्या होता है, ये आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। आगे चल के उसमें भी थोड़े डिटेल्स आते हैं। सो यूजुअली हम क्या बोलते हैं, तो इस वैलेंस शेल में से जितने इलेक्ट्रॉन एक कंपाउंड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी किसी के साथ कंबाइन होने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बोलते हैं वैलेंसी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंसी इज नथिंग बट इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, है ना। क्या है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम बोलो या फिर एलिमेंट बोलो। सो इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन दे करके कंबाइन होता है, कोई इलेक्ट्रॉन ले करके कंबाइन होता है, तो कोई तुम्हारे मेरे जैसा प्यार में बिलीव करता है इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंबाइन होता है, ठीक है। सो वैलेंसी इन द सिंपलेस्ट वर्ड इट इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ कंबाइन किए जा सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम उसको बोला जाएगा। सो यूजुअली ये आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यूजुअली उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेस्ड ऑन वैलेंसी क्या था, तो फिर अगर लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन देता या लेता है तो उसको बोला जाता है मोनोवैलेंट। उसको क्या बोला जाता है, मोनोवैलेंट। अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का रोल है तो उसको बोला जाएगा मोनो वैलेंट, ठीक है। अब अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन या तो देता है या लेता है तो उसको क्या बोला जाएगा, बायवैलेंट, है ना। उसको क्या बोला जाता है, बायवैलेंट। क्योंकि वैलेंट कहां से है, इधर वैलेंसी से, वैलेंसी यानी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये कितनी है कंबाइनिंग कैपेसिटी, दो, या तो दे सकता है या ले सकता है, यहाँ पे क्या एक। तो इसी तरीके से मोनोवैलेंट होता है, बायवैलेंट, एंड अगर तीन आया तो ट्राइवैलेंट बनेगा। अगर तीन आया तो क्या बनेगा बेटा, ट्राइवैलेंट बनेगा, है ना। ये बन जाएगा आपका ट्राइवैलेंट, ठीक। अब इसमें जैसे कि मैंने बोला कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब जब कोई अपने जेब से इलेक्ट्रॉन देगा, भैया इलेक्ट्रॉन का चार्ज है पॉजिटिव, अब जैसे यहां से अगर मैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है निगेटिव, अब अगर मैं जैसे यहां से मैं एक निगेटिव चार्ज हटाता हूं तो जाहिर सी बात है यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि आपके इस लिथियम एटम पे अब पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर कोई एलिमेंट, कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोला जाएगा उसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो फिर ये जो मोनोवैलेंट बायवैलेंट हो सकते, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकते, कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई दो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। जैसे कि अब ये लिथियम क्या करेगा, आपका आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन देगा। एंड अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल में से दो इलेक्ट्रॉन देगा, ये -2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन देगा तो मैग्नीशियम के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे के जो आयन बनाया उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, पॉजिटिव बढ़ गया। अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो तब बनता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, निगेटिव चार्ज कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसके लिए आया इलेक्ट्रो पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, मान लो ये है अपने पास क्लोरीन, ठीक है ना। या फिर अगर इससे भी और सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, मान लो ये आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब आपको 10वीं तक थोड़ा बहुत ये आइडिया हुआ है कि अब ऑक्सीजन में जो शेल है, ये आपका ऑक्सीजन का, मान लो ये हम मानते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका है न्यूक्लियस। अब इसके ये पहला शेल है, ये है इसका दूसरा शेल। पहले शेल में ऑक्सीजन के होते 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में होते उसके 6 इलेक्ट्रॉन।
अब ऑक्सीजन इस सेकंड शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की। सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी होती है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन की। तो ये अगर ऑक्सीजन अगर कहीं और से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये ऐसा बन जाएगा O2 माइनस। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे जो बना वो बना इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो बना वो बनेगा आपका इलेक्ट्रो निगेटिव। क्या बनेगा वो? आपका इलेक्ट्रो निगेटिव बनेगा। भाई क्लियर है बात सबको? तो अब यहां पे बेस्ड ऑन वैलेंसी क्या होता है, अब कोई एलिमेंट मोनोवैलेंट होता है, कोई बाइवैलेंट होता है, कोई ट्राइवैलेंट होता है, कोई टेट्रावैलेंट भी होता है, कोई पेंटावैलेंट भी होता है, राइट। अब इसमें कोई मोनो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो कोई इलेक्ट्रो निगेटिव होगा, कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो कोई इलेक्ट्रो निगेटिव होगा। तो अब 118 एलिमेंट को सिर्फ इन दो फैक्टर्स पे क्लासिफाई करना, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन दोनों पे क्लासिफाई करना मुमकिन नहीं था। अब ऊपर से अब उन्होंने कुछ एलिमेंट को तो क्लासिफाई कर दिया, कुछ को उन्होंने मोनोवैलेंट बोला। किसको मोनोवैलेंट बोला? जो या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं। कुछ को उन्होंने बाइवैलेंट बोला, कुछ को ट्राइवैलेंट बोला। लेकिन भैया कुछ ऐसे भी तो एलिमेंट है जो क्या करते हैं, जिनका पेट नहीं भरता या इनके पास बहुत ही ज्यादा है। सो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे कि आपका है कॉपर आपका 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। उसी तरीके से आपका मर्क्यूरी 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जैसे कि अगर समझो मैंने यहां पे ले लिया लेड, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? लेड। आपका जो लेड है वो 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, आपका 4 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, सो यहाँ पे वैलेंसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन तो किया, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो बेटा एक से ज्यादा वैलेंसी दिखा रहे थे, उसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। कुछ एलिमेंट मोनोवैलेंट थे, डाइवैलेंट भी है, कुछ एलिमेंट मोनोवैलेंट भी है, डाइवैलेंट भी है, डाइवैलेंट भी है, टेट्रावैलेंट भी है। तो फिर ऐसे को कहां पे रखोगे? उसको क्या मोनोवैलेंट में रखोगे कि डाई में रखोगे कि टेट्रा में रखोगे? तो इसके लिए ये वाला बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वैलेंसी इज नॉट वेरी सक्सेसफुल। सिंपल सा रीजन है कि वहां पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए उनको कहां पे रखा जाए ये क्लियर नहीं था। फिर उसके बाद में जरा ध्यान से देखो, मैंने यहां पे देखा लिथियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, मैंने बोला 1। उसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि आपका जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 9, एंड फ्लोरीन कहीं और से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके लिए मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसके लिए मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब दोनों भी है तो मोनोवैलेंट, लेकिन बच्चा क्या इनके प्रॉपर्टीज सेम है? नहीं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। फिर ये भी तो एक रीजन था कि ये वाला क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों मोनोवैलेंट है लेकिन दोनों का नेचर अलग है, ठीक है ना। एक है इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस वजह से ये बेस्ड ऑन वैलेंसी वाला क्लासिफिकेशन भी बेटा सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर इसके बाद आया तीसरा क्लास। अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है ना, ये लगभग वैसा ही है जैसा हमारे साथ कभी कॉलेज लाइफ में होता है। अब देखो मैंने भी कॉलेज किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, फिर आपके कई सारे सीनियर जो एमबीबीएस पढ़े हैं, एमडी पढ़ रहे हैं, या इंजीनियर में बीटेक किया है, एमटेक किया है। तो ये कॉलेज में पता है क्या होता है? कॉलेज में जैसे आप डे 1 में जाते हो, कुछ लोग डे 1 से कुछ सेटिंग लगाने के पीछे होते। अब कुछ को सेटिंग मिलने को बहुत टाइम लगता है, कुछ को सेटिंग मिल भी जाती है। अरे मैं दोस्तों वाली सेटिंग बोल रहा है, तुम हमेशा अलग सोचते हो यार, हमेशा। तो ये क्या होता है, सेटिंग मिल भी जाती है। अब डिपेंड करता है कि किसकी सेटिंग कितने ज्यादा दिन टिक गई, है ना, यानी किनके बीच में दोस्ती ज्यादा दिन तक रह गई।
अब किसी की दोस्ती जल्दी से टूट जाती है, बेटे अनफॉर्चुनेट होते हैं, किसी की दोस्ती लंबे समय तक चलती है, बस वही होता है यहाँ पे। तो कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे हैं जो उन्होंने खुशी खुशी में बनाए तो सही, लेकिन लंबे समय तक नहीं चले, जल्दी ही क्या हो गए, फेल हो गए। तो पहला ग्रीक क्लासिफिकेशन फेल हो गया, फिर आपका बेस्ड ऑन वैलेंसी वाला क्लासिफिकेशन फेल हो गया, फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आ गए एकदम जबरदस्त तरीके के जिनका नाम था लवाइजर। क्या था उनका नाम? था लवाइजर। सो ये हम बोलेंगे लवाइजर क्लासिफिकेशन। अब ये लवाइजर ने क्या किया? लवाइजर ने कई सारे एलिमेंट्स को पढ़ा, इनके टाइम पे जो एलिमेंट्स थे इन्होंने उनको पढ़ा एंड इन्होंने उनको क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन टू एस्पेक्ट्स, एक मेटल एंड दूसरे नॉन मेटल, एक मेटल एंड दूसरा नॉन मेटल। अब इन्होंने ये ऐसा किया क्योंकि इनको दिख रहा था कि देयर वर मेनी एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक सेम है, ठीक है। जैसे मेटल में उन्होंने देखा कि भैया वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे, जो हम सब लोगों को पता है, आपका सोडियम हो गया या फिर आपका ये कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम सब लोगों को पता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ एलिमेंट थे जो दे वर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उन्होंने कुछ पॉइंट के बेसिस पे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि इधर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। फिर आप सब लोगों को पता है जो मेटल्स है कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं। मेटल्स होते हैं आपके शाइनी। फिर आपको ये भी पता है मेटल जो है वो डक्टाइल होते हैं, यानी उनमें से हम वायर्स बना सकते हैं। फिर वो मैलिएबल होते हैं, यानी उनमें से हम शीट बना सकते हैं। आपका सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फिर आपका आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, इनमें से हम वायर भी बना सकते हैं, इनमें से हम शीट भी बना सकते हैं। यानी कि ये कैसे होते हैं आपके? ये आपके डक्टाइल होते हैं, ये आपके मैलिएबल होते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी इधर मैच नहीं करते, तो उन्होंने देखा एक देयर वाज अ क्लास ऑफ कंपाउंड जो इन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था एंड एक क्लास ऑफ कंपाउंड जो इनको फॉलो नहीं कर रहा था, इसके लिए ये बहुत खुश हो गए। इनको लगा हाँ यार एकदम जबरदस्त तरीके का मेरा सेटिंग हो गया, अब यहाँ पे मैंने क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट को मेटल एंड नॉन मेटल में। तभी जाकर के कुछ बंदे लोग सामने आए। बंदे लोग यानी कौन? कुछ एलिमेंट सामने आए, जैसे कि आपका सिलिकॉन, जैसे कि आपका टेलुरियम, जैसे कि आपका आर्सेनिक, जैसे कि आपका एंटीमनी, ये कुछ सामने आया एंड इन्होंने कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज दिखा, जैसे कि आजकल ना टीवी पे बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया, मतलब कोई मेल कैरेक्टर के भी रोल कर रहा है, फीमेल कैरेक्टर के भी रोल कर रहा है, यानी बखूबी दोनों रोल बखूबी निभा रहे हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ लोग एकदम पैदाइशी एकदम जबरदस्त तरीके के ब्रिलियंट होते हैं, मतलब वो दोनों रोल बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। सो ये कुछ ऐसे ही थे जो इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टीज आ रहे थे, तो इनको बोला जाता था या बोला जाता है इनको मेटलॉइड। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेटलॉइड बोलते हैं हम लोग इनको। तो ये जो मेटलॉइड है ये मेटल के भी प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे, नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे। तब फिर सवाल आया कि भैया इनको कहां पे प्लेस करें? क्या इनको इधर प्लेस करें कि इधर प्लेस करें? तो बोले नहीं, इनको किधर भी प्लेस नहीं कर सकते, इनको अलग से प्लेस करना पड़ेगा। इसके लिए फिर ये भी क्लासिफिकेशन, मिस्टर लवाइजर का क्लासिफिकेशन बहुत लंबे समय तक नहीं चला, है ना, बहुत लंबे समय तक नहीं चला, ठीक है। फिर इसके बाद इसके लिए फिर एक नया क्लासिफिकेशन आया। इसके लिए क्या हो गया? फिर से एक नया क्लासिफिकेशन आया, राइट, जो कि था बेटा आपके डाल्टन साहब का क्लासिफिकेशन, डाल्टन्स टेबल बोलेंगे या डाल्टन्स क्लासिफिकेशन। अब इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात नहीं होगी, क्योंकि वो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में। डाल्टन ने सिर्फ इतना ध्यान रखो, डाल्टन साहब ने क्या किया, पहली बार, कोई तो होता है ना क्लास में, कोई तो ऐसा बंदा होता है जो पहली बार कुछ तो बहुत बढ़िया कर जाता है, जो अब तक किसी ने नहीं किया था, बस ये वही करता है। सो डाल्टन ने क्या किया था, पहली बार इसने क्वांटिटेटिव आइडिया दिया, यानी अब तक जो सब कुछ था क्वालिटी यानी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही चल रहा था, लेकिन इन्होंने पहली बार कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन देयर वेट, मतलब एलिमेंट्स को इन्होंने वेट के बेसिस पे अरेंज किया एंड उसको देखा कि भैया इनके कुछ प्रॉपर्टी जो है सिमिलर आ रहे थे। सो डाल्टन के बारे में आप सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हो, इतना समझो कि ही चेंज द एंटायर आइडिया, ही गेव द
he gave the quantitative basis, to क्लासिफिकेशन। मतलब उन्होंने बोला कि भैया अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे अगर पढ़ें तो हो सकता है हमको बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो उस बेसिस पे उन्होंने जो पहला काम किया था, इन्होंने जो सबसे पहले जो कुछ एलिमेंट्स इन्होंने प्रपोज किए थे उसमें 5 एलिमेंट थे। एक था हाइड्रोजन, फिर था कार्बन, फिर था नाइट्रोजन, फिर था ऑक्सीजन, फिर था सल्फर। ये 5 एलिमेंट डाल्टन के पहले लिस्ट में थे। एंड इनकी जो दूसरी लिस्ट थी बेटा, उनके दूसरे लिस्ट में तकरीबन इन्होंने 20 एलिमेंट जो है उन्होंने डिस्कवर किए थे। इन्होंने उनको प्रपोज किया था अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स, अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक वेट्स। ठीक है। फिर डाल्टन के स्टडी के बाद एक और बहुत ही बढ़िया सा फिर से एक नया क्लासिफिकेशन आया। मतलब हर समय के साथ में एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, लोगों ने अपना अपना अलग अलग दिमाग लगाया। जैसे क्लास में अगर देखता है कोई, यार हाँ इसका स्टाइल नहीं चला, मैं कुछ नए स्टाइल से करके देखता हूँ, क्या पता अगर उससे सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है। तो इसके बाद फिर जो है बेटा जो नया आया आपका वो था आपका डोब्रेनियर, है ना। ये था आपका डोब्रेनियर्स ट्रायड। क्या था? डोब्रेनियर्स ट्रायड। अब इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने 3-3 के स्लॉट में बांट के रखा। यानी इन्होंने क्या किया, 3-3 के स्लॉट में बांटा। सो व्हाट ही डिड, ही arrange the elements in the group of 3. Elements were arranged in the group of 3 and group of 3 होने की वजह से उसको नाम क्या दिया, ट्रायड। क्या नाम दिया? ट्रायड। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो 3-3 एलिमेंट थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज किया। कैसे, जरा ध्यान दो। पहले उन्होंने लिया एक लिथियम, फिर लिया सोडियम एंड फिर लिया उसके साथ में पोटेशियम। फिर उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे लिया कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये ऐसे उन्होंने क्या किया, ट्रायड लिए, तीन ये ले लिए ग्रुप्स। अब उसमें उन्होंने देखा जब इनके एटॉमिक वेट्स को उन्होंने क्या किया, पहला एंड तीसरे का एटॉमिक वेट जो था उसका अरिथमेटिक मीन जब लिया तो उनको ये देखने में आया कि भाई उनका इन दोनों के वेट का अरिथमेटिक मीन सेकंड वाला जो एलिमेंट था उसके एटॉमिक वेट के बहुत नज़दीक था। ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे था आपका 7 एंड पोटेशियम का एटॉमिक वेट है आपका कितना, पोटेशियम का एटॉमिक वेट है आपका 39। तो जब उन्होंने इन दोनों के एटॉमिक वेट का अरिथमेटिक मीन लिया 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, तो ये होता है 46 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है बेटा, 23। एंड सोडियम का एटॉमिक वेट हम सब लोगों को पता है 23 ही है। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है, 23 है। अब आते इधर कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है, 40। ठीक है। बेरियम का एटॉमिक वेट है 137। अब क्या किया, अब इन दोनों को उसने क्या बोला, पहला एंड तीसरा जो एलिमेंट है, एटम है, उसके एटॉमिक वेट का अरिथमेटिक मीन निकालो। तो हम इन दोनों के एटॉमिक वेट का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, देखो 40 + 137 177। सो ये हो गया आपका 177 डिवाइडेड बाय 2 कितना आना चाहिए, जरा ध्यान से देखो। 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका 88.5। क्या आया, 88.5। जब इसका दोनों का अरिथमेटिक मीन आया तो वो देख के एकदम हैरान हो गए कि भैया ये अरिथमेटिक मीन इसके एटॉमिक वेट के बहुत बहुत नज़दीक था, जो कि स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक वेट है 87.5। अब उसके बाद उन्होंने तीसरा ये जो था इसको देखा,
क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5 एंड आयोडीन का एटॉमिक वेट है 127। तो इन दोनों का जब मीन लिया गया, जब इन दोनों का पंकज, जब इन दोनों का मीन लिया गया, तो ये आपका देखो कितना आया, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, स्क्रीन में देता ना बरोबर। तो जरा ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 127 प्लस तुम्हारा ये 5 कितना हो गया, 132। सो ये जरा ध्यान से देख लो कितना आ रहा है आपका, ये 150 एंड 12 162.5। तो नीचे ले रहा हूं, ये हो गया 162.5 डिवाइडेड बाय 2। अब जरा ध्यान से देखो कितना आता है तुम्हारा ये। सो ये क्या हो गया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 1 एंड ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ये आया आपका 81.2, यहाँ पे है आपका ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80। कितना है बेटा, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट है आपका 80, राइट। तो अब इसी पे, इस पूरे कैलकुलेशन के बेसिस पे डोब्रेनियर ने ये बोला कि व्हेन दीज एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ग्रुप ऑफ 3, क्या बोला उन्होंने, व्हेन दीज एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ग्रुप ऑफ 3 द arithmetic mean of, क्या बोला उन्होंने, शॉर्ट में लिखता हूं, the arithmetic mean of weight of first and third element is equal और nearly equal, है ना, equal और nearly equal to the atomic weight of सेकेंड एलिमेंट। तो ये उन्होंने एक लॉ प्रपोज किया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड, डोब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड। तो वहां पे उन्होंने इन तीन तीन एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में देखा, पहले एंड तीसरे के एटॉमिक वेट का जब अरिथमेटिक मीन लिया तो सरप्राइजिंगली ये देखने में आया कुछ जगह पे वो एग्जैक्ट सेम था, किसके, सेकेंड एलिमेंट के, सेकेंड एटम के एटॉमिक मास को या फिर एटॉमिक वेट को, कुछ जगह पे नियरली सेम था, ठीक है। तो ये अपने आप में एक सक्सेसफुल पॉइंट रहा ये। लेकिन जब बाकी एलिमेंट के लिए कंपेयर करने की कोशिश की तो फिर ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, ये जो हर एक ट्रायड लिया है इनके प्रॉपर्टीज सेम है। इन्होंने जो एक तीन तीन का ग्रुप बनाया था उस ग्रुप में जो एलिमेंट है उनके प्रॉपर्टीज कैसे है, सेम है। तो उन्होंने बोला था ये हर ट्रायड का, एक तो ये अरिथमेटिक मीन का पॉइंट बताया एंड फिर इनके प्रॉपर्टीज सेम है। तो फिर उस हिसाब से देयर वर मेनी एलिमेंट्स, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, मतलब मैंगनीज है, फिर आपका आयरन है, फिर आपका कोबाल्ट है, फिर आपका निकेल है, कॉपर है एंड मेनी मोर। अब इनके प्रॉपर्टी सिमिलर होने के बावजूद भी इनका कोई ट्रायड नहीं बन पा रहा था, ठीक है। सो ये कुड नॉट फॉर्म दी ट्रायड। मैंने क्या बोला, इनके प्रॉपर्टी सेम होने के बावजूद भी ये ट्रायड नहीं बना पाए, है ना। तो ये अपने आप में क्या था, एक लिमिटेशन था, एक डिफेक्ट था, किसका, डोब्रेनियर के क्लासिफिकेशन का। एक पॉइंट और बताया जा सकता है, अगर जरा ध्यान से देखो, ये मैंने लिखता हूं यहाँ पे कार्बन, फिर मैंने लिया नाइट्रोजन, फिर मैंने लिया ऑक्सीजन। कार्बन का वजन कितना है, 12, ऑक्सीजन का है 14, सल्फर का है 16। अब अगर आप इस 12 एंड 16 को ऐड करते हो तो कितना बनेगा, 28, है ना, कितना बनेगा 28, एंड 28 का एग्जैक्ट आधा कितना होता है, 14। मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों का एक ट्रायड बन तो रहा है, लेकिन इन्होंने क्या बोला था, जो ट्रायड है उनके प्रॉपर्टीज सेम होने चाहिए। लेकिन भैया यहाँ पे इनके प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग है, ये दोनों गैस है जबकि ये गैस नहीं है। बात समझ में आ रही? तो मतलब ये ट्रायड बना रहा है बट प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, ठीक है। ये ट्रायड बन रहा है लेकिन इनके प्रॉपर्टीज सेम नहीं। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, एक डिफेक्ट ही हो गया, किसका, डोब्रेनियर्स के ट्रायड का, है ना, डोब्रेनियर के ट्रायड का। सो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम था क्लासिफिकेशन का। फिर इसके बाद फिर एक और नए साइंटिस्ट आए इसके बाद। ये देखो, ये बहुत मजेदार, ये क्लासिफिकेशन पढ़ना क्यों था, एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इतने सिंपलीफाइड वे में एक ही लेक्चर में कोई नहीं बता पाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद तो ये पहले ने क्या किया, पहले वाले ने क्या किया, उसकी गलती क्या हो गई।
पहले वाले ने क्या किया, उसकी गलती क्या हो गई, एंड उसके ऊपर बाद में नए वाले ने क्या अच्छा किया, यही सीखना होता है इसमें, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो पहले वाले डोब्रेनियर ने कुछ काम अच्छा किया, उसने तीन तीन एलिमेंट के तीन ग्रुप आइडेंटिफाई किए, लेकिन वहां पे जो तीन ग्रुप मिले थे, हर ग्रुप में जो एलिमेंट थे उनके प्रॉपर्टीज सेम थे, लेकिन सेम रूल बाकी एलिमेंट को अप्लाई नहीं हो पाया। फिर कुछ जैसे कि मैंने बोला कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनका ट्रायड तो बन रहा था लेकिन उनके प्रॉपर्टीज सेम नहीं आ रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं पे क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ, कहीं ना कहीं पे क्या हुआ, प्रॉब्लम। फिर इनके बाद एक और बहुत ही बढ़िया से मजेदार से साइंटिस्ट आए, इनके बाद एक बहुत ही बढ़िया मजेदार से साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी कैंकोरटाइस। है ना, डी कैंकोरटाइस। अब डी कैंकोरटाइस ने क्या किया, जरा ध्यान से सुनो। अब डी कैंकोरटाइस ने क्या किया, उनके पास उस समय पे जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट थे, उन्होंने उन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। elements arranged in increasing order of, या तो आप एटॉमिक वेट बोलो या फिर एटॉमिक मास बोलो। अब जब उन्होंने ये देखा कि भैया एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में या एटॉमिक मास में अरेंज किया, अब अरेंज करने के बाद उन्होंने उन एलिमेंट्स को अरेंज किस पे किया, उन्होंने उन एलिमेंट्स को एक सिलेंडर पे अरेंज किया। यानी डी कैंकोरटाइस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेबल दिया था, ही गेव अ सिलेंड्रिकल टेबल, ही गेव अ सिलेंड्रिकल टेबल। एंड ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल डिस्कवरी था, है ना, बहुत ही बड़ा एक सक्सेसफुल डिस्कवरी था। अब उन्होंने क्या किया, जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, एक ये पाइप पे मैंने ये कुछ एलिमेंट जो है यहाँ पे मार्क किए हैं। अब इन्होंने जब एलिमेंट्स को, उनके टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को जब इन्होंने एक सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जब इन्होंने अरेंज किया, एंड बाद में उसको जब उन्होंने एक सिलेंडर पे लपेटा, तो व्हाट ही फाउंड समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने देखा कि भाई उस सिलेंडर को हम जब भी किसी भी साइड से देखते थे, अब आप सामने से देख रहे हो एंड मैं इधर पीछे से, इधर भी कुछ एलिमेंट है, जब हम इस सिलेंडर को किसी भी एग्जैक्ट सामने फ्रंट साइड से देखते थे, तो वहां पे वर्टिकल लाइन पे जो एलिमेंट्स आते थे, उन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी। उन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, अब आप जो देख रहे हो, आपको सामने से देखो क्या आ रहा है, लिथियम, लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम, सोडियम के नीचे क्या नजर आ रहा है, पोटेशियम। अब जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा है, दूसरे तरफ चले गए, अब सेकंड देखो, लिथियम के आगे कौन आता है, बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे कौन आता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे कौन आता है आपका, कैल्शियम। आज की पीरियोडिक टेबल में भी तो यही है, मतलब इन्होंने वो उसी टाइम किया था। फिर देखो बेरिलियम के आगे कौन होता है, बेरिलियम के आगे होता है आपका बोरॉन, बोरॉन के आगे नीचे कौन होता है आपका, एल्यूमिनियम, कौन होता है बेटा, एल्यूमिनियम। फिर एल्यूमिनियम के नीचे कौन आता है आपका, गैलियम, कौन होता है, गैलियम, तो इधर नीचे आएगा आपका ऐसा गैलियम। फिर बोरॉन के आगे होता है आपका कार्बन, कार्बन के नीचे कौन होता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे कौन होता है, जर्मेनियम। तो इन्होंने वही तो किया था, बस इनका दिखाने का अंदाज अलग था। इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, एंड उस अरेंजमेंट को उन्होंने एक सिलेंड्रिकल टेबल पे दिखाया। एंड जब सिलेंड्रिकल टेबल पे दिखाया, तो व्हाट ही फाउंड दैट the elements which were coming on the vertical line, the elements which were coming on the vertical line under one another, all were having the similar properties, all were having the similar properties। ये पॉइंट उन्होंने बताया था। तो डी कैंकोरटाइस के बारे में आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है कि he arranged elements or the atoms in increasing order of their atomic mass, arranged it in a cylindrical table, and he found that the elements having similar properties were coming under one another, and they all were having similar
प्रॉपर्टीज, राइट। सो ये बताया था बेटा डी कैंकोटॉइस ने। इसमें एक पॉइंट आप ऐसे भी बता सकते हो, एक पॉइंट जो है आप ऐसे भी बता सकते हो कि जो दो एलिमेंट है ना, जो दो एलिमेंट एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के नीचे कौन आ रहा है, जरा ध्यान से देखो। अब ये रहा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे आया वहां पे सल्फर। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, सल्फर का कितना है 32, कितना है 32। फिर यहाँ पे मैंने दिखाया आपको लिथियम के नीचे कौन आया है, सोडियम। लिथियम के नीचे कौन आया है, सोडियम। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 7, सोडियम का कितना है 23, ठीक है, कितना है 23। तो फिर उन्होंने एक पॉइंट ये भी बताया कि जो एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं उनके बीच में या उनके एटॉमिक वेट के बीच में 16-16 का डिफरेंस है। ऑक्सीजन, सल्फर, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, फिर उसके नीचे मैग्नीशियम, तो उनके बीच में क्या है 16-16 का डिफरेंस जो है। ये पॉइंट भी उन्होंने बताया था, किसने, डी कैंकोटॉइस ने। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा बेटा कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके का एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन दिया। हर बार ये इंप्रूव होता गया, हर बार ये इंप्रूव होता गया एंड हमको एक नया टाइप का क्लासिफिकेशन सामने आता गया एंड जो आगे चल के आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद में एक बहुत ही बढ़िया वाला, इसके बाद में और भी बढ़िया वाला एक नया साइंटिस्ट आया जिन्होंने एक अपना अलग से नया लॉ दिया। उन्होंने क्या बोला, ये साइंटिस्ट थे न्यूलैंड नाम के, उन्होंने दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। डू यू रिमेंबर, आप लोग बहुत ज़्यादा म्यूजिक वगैरह देखते हो, ये देखो, ये है आपके पास सा रे गा मा प ध नी सा, तो ये हम बोलते हैं। तो जरा इधर देखो कितने एलिमेंट के बाद में सा फिर से रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट के बाद 8वां एलिमेंट सेम है, ठीक है ना, 8वां एलिमेंट क्या है, सेम। तो इन्होंने क्या, कुछ ऐसे ही इसी स्टाइल पे, इसी बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। मतलब उन्होंने बोला कि भैया जो एलिमेंट्स अरेंज हो गए वो इसी के जैसे, आपके म्यूजिकल नोट्स के जैसे ही वो अरेंज हो गए। तो इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे, जैसे कि अगर मैं शुरुआत करूं यहाँ पे लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा आपका फ्लोरीन, फिर यहाँ पे आया आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये रहा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये रहा आपका पोटेशियम, ये रहा आपका यहाँ पे कैल्शियम। तो न्यूलैंड ने क्या किया था, न्यूलैंड ने 20 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। आप खुद ही देख लो क्या है एटॉमिक मास। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, इसका एटॉमिक मास है 7, इसका कितना है, बेरिलियम का है 9, बोरॉन का है 10, इसका कितना होता है 12, इसका होता है 14, इसका होता है 16, इसका है 19, इसका कितना है 35.5। ये धीरे धीरे आसानी से याद हो जाएगा, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे बन गया इसका एटॉमिक मास 35.5, सल्फर का होता है 32, फास्फोरस का 31, सिलिकॉन का 28, एल्यूमिनियम का 26.9 कुछ होता है, इसके लिए राउंड ऑफ करके 27 ले लिया। इसका होता है 24, इसका होता है 23, इसका होता है 39, इसका होता है 40। तो आप खुद ही देखो इन्होंने क्या किया, दीज एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एंड ऐसा करने के बाद व्हाट ही फाउंड दैट द एलिमेंट्स, द every eighth element is having same property as like the first element। यानी अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो लिथियम के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा, उन्होंने देखा उस 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टी वैसे ही थे जैसे लिथियम के हैं।
अगर मैं सोडियम से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, सोडियम के लिए 8वां एलिमेंट कौन है? पोटेशियम। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि भाई पोटेशियम की जो प्रॉपर्टी है एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे सोडियम की प्रॉपर्टी है। उन्होंने ये देखा बोरॉन, तो बोरॉन से जब उन्होंने कैलकुलेट काउंट करना स्टार्ट किया तो ही फाउंड दैट फॉर बोरॉन द 8th एलिमेंट आफ्टर बोरॉन इज एल्यूमिनियम एंड ही फाउंड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम एंड बोरॉन आर वेरी सेम। उन्होंने देखा कि भाई 8th एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन, 8th एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन इज सल्फर। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and then he found that the properties of oxygen and sulfur are very very same। क्या है? वेरी वेरी सेम। उन्होंने देखा आफ्टर फ्लोरीन द 8th एलिमेंट इज क्लोरीन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर वेरी सेम। सो दैट इज व्हाई न्यूलैंड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बेटा एक बहुत ही बढ़िया तरीके का एक लॉ दिया। ही सेड it is called a law of octaves and he said the every 8th element is having properties similar to the first element, from which we have counted and उसी को उन्होंने नाम दे दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो ये अपने आप में काफी हद तक सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसके भी अपने आप में लिमिटेशन आना चालू हो गए, क्योंकि अब ये जो लॉ है सिर्फ आपका एप्लीकेबल होने लगा कैल्शियम तक ही। अब कैल्शियम के बाद आता है आपका स्कैंडियम, फिर आता है आपका टाइटेनियम। अगर टाइटेनियम की अगर समझो यहाँ पे लिखते, समझो अब इसका एटॉमिक नंबर है 20, अगर 21 यहाँ पे लिखते स्कैंडियम तो स्कैंडियम के प्रॉपर्टीज बोरॉन एंड एल्यूमिनियम के साथ मैच नहीं करते। फिर अगर 22 टाइटेनियम अगर इसके नीचे लिखते तो टाइटेनियम के प्रॉपर्टीज सिलिकॉन एंड कार्बन के साथ मैच नहीं करते। इसी के लिए बोला गया कि न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो सिर्फ कैल्शियम तक, यानी पहले 20 एलिमेंट तक ही अप्लाई होता है, उसके आगे या फिर ऐसे एलिमेंट के लिए अप्लाई नहीं होता जिनका वजन बहुत ज़्यादा, यानी हेवी एलिमेंट के लिए ये अप्लाई नहीं होता। राइट बच्चों, तो ये एक मैंने बस एक छोटा सा इनसाइट दिया है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, कि ये भले ही लगता थ्योरेटिकल है लेकिन अगर इसको कायदे से सही तरीके से पढ़ा जाए तो बहुत ही सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एंड अगर ये चैप्टर सही तरीके से सीखा जाए तो बस आगे धमाल ही धमाल है। राइट, तो रुकते हैं यहाँ पे, मिलते हैं एक आध और लेक्चर आपके लिए बढ़िया सा लेकर के अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।